फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम लवर पर। और आज की इस क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं बहमनी साम्राज्य के बारे में। तो देखिए, आप सब लोग जानते हैं कि मोहम्मद बिन तुगलक के समय में क्या हुआ था कि 1336 ईस्वी के अंदर विजयनगर की स्थापना हो गई थी। उसके बाद में ही कुछ सालों के बाद यानी कि 1347 ईस्वी के अंदर क्या हुआ था, बहमनी साम्राज्य की स्थापना होती है। तो आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो स्पेशल बहमनी साम्राज्य के बारे में रहेगा। विजयनगर साम्राज्य को हम पूरी तरह से कंप्लीट कर चुके हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बहमनी साम्राज्य। तो देखिए, जो भारत का इतिहास है इसके अंदर जो समय काल है 1325 ईस्वी से लेकर 1351 ईस्वी तक, ये जो समय काल था, तो आप सब लोग जानते हैं कि जो दिल्ली सल्तनत थी वहाँ पर तुगलक वंश का राज था। और उस समय जो सुल्तान था वो था मोहम्मद बिन तुगलक। तो मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में क्या हुआ कि आपको पता है, ये भाई पागल राजा भी कहा जाता है, सनकी था, या इसकी नीतियाँ कुछ ऐसी थी जिससे कि लोग बुरी तरह से प्रभावित हो रहे थे। तो अपनी नीतियों के कारण ही क्या हुआ था कि इसको बहुत सारे विद्रोह का सामना करना पड़ा था। यानी कि विद्रोह की पूरी लड़ी लग गई थी, हर जगह इसके नाम से विद्रोह हो रहे थे। तो दक्षिण में क्या हुआ था कि वहाँ पर भी क्या हुआ था, विद्रोह की पूरी लाइन लगी हुई थी। तो इस विद्रोह को शांत करने के लिए देखिए, इसके दो दो राजनीतिक बंदी थे, ठीक है, हरियर और बुक्का। तो इसने क्या किया, उनको भेजा था विद्रोह शांत करने के लिए दक्षिण के अंदर। लेकिन दोनों ने क्या किया था वहाँ पर कि ये अपना एक तो धर्म चेंज कर दिया। पहले वो जैसे मुस्लिम धर्म अपना लिया था उन्होंने, वैसे हिंदू थे। तो दोबारा से क्या किया, जाकर दोबारा से हिंदू धर्म उन्होंने अपनाया। और उसके बाद 1336 ईस्वी में उन्होंने विजयनगर की स्थापना कर दी। लेकिन ठीक उसी समय क्या हुआ कि दक्षिण के अंदर ही जो अन्य मुस्लिम सरदार थे उनका भी विद्रोह जारी था। तो जो मुस्लिम सरदार थे उन्होंने क्या किया, वहाँ पर विद्रोह कर दिया, बुरी तरह से विद्रोह कर दिया। और विद्रोह के बाद क्या था कि जो दौलताबाद का किला था ना, जो कि वैसे तो मोहम्मद बिन तुगलक के अधिकार में था, तो उन मुस्लिमों ने क्या किया, जो दौलताबाद का किला है वहाँ पर अपना अधिकार कर लिया विद्रोह के बाद। अब अधिकार कर लिया तो इस तरह से भाई उन्होंने क्या कहा कि हमने अब एक नया जो है साम्राज्य स्थापित कर लिया है। फिर उसके बाद क्या किया उन्होंने कि सबने मिलकर सर्वसम्मति से एक व्यक्ति को चुन लिया वहाँ पर, ठीक है, अपना नेता बना लिया, जिसका कि नाम क्या था, इस्माइल मक नाम था। ठीक है, इस्माइल मक नाम था। तो इस तरह से क्या हुआ कि 1347 ईस्वी में जो है बहमनी साम्राज्य की स्थापना हो गई। और सब मुस्लिम सरदारों ने क्या किया, इस्माइल मक नाम के व्यक्ति को अपना नेता चुन लिया। अब जो इस्माइल मक था वो देखिए काफ़ी उम्रंदाज व्यक्ति था, उसकी उम्र काफ़ी ज़्यादा थी उस समय के अंदर। वो क्या था कि शासन और राजपाट को भली भांति नहीं चला पा रहा था, ठीक है, वो शासन चलाने में समर्थ नहीं था। इसलिए क्या किया कि उसने सब अपनी इच्छा से जो अपनी राजगद्दी है वो किसको दे दी, एक हसन नाम का व्यक्ति हुआ करता था उसको दे दी, ठीक है। तो हसन, उसका पूरा नाम था हसन गंगू। तो ऐसा कहा जाता है कि वो किसी गंगू नाम के ब्राह्मण के यहाँ नौकरी करता था पहले, वैसे नाम हसन था, तो उसका नाम क्या पड़ गया था, हसन गंगू। अब जो ये हसन गंगू है, ये पहले तो ब्राह्मण के वहाँ नौकरी करता था, भाई बताया जाता है ऐसा। लेकिन वैसे क्या था कि ये जो हसन नाम का व्यक्ति है ना, ये मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार के अंदर क्या हुआ करता था, एक सरदार हुआ करता था ये, ठीक है। ब्राह्मण सरदार, ये ब्राह्मण मालिक वाली बात का तो पता नहीं सही है क्या नहीं है, लेकिन ये बात सही है कि ये मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में क्या हुआ करता था, एक सरदार हुआ करता था। तो इसके अच्छे कार्यों से प्रभावित होकर जो मोहम्मद बिन तुगलक है उसने क्या किया था, इसको जफ़र खान की उपाधि दे दी थी, या जफ़र खान का खिताब दे दिया था। तो ठीक है, दो नाम तो इसके ये पड़ गए। एक तो क्या हुआ, हसन गंगू, और वैसे मोहम्मद बिन तुगलक ने क्या नाम दिया था, जफ़र खान का। तो ये हो गया। अब इस्माइल मक ने क्या किया था कि स्वेच्छा से इसको ये अपनी राजगद्दी दे दी, प्रदान कर दी। उसके बाद जब इसने सिंहासन हासिल किया तो ये अलाउद्दीन हसन बहमन शाह के नाम से राजगद्दी पर बैठा, ठीक है। तो इसी को ही क्या माना जाता है, वास्तविक संस्थापक माना जाता है, किसका, बहमनी साम्राज्य का, ठीक है। तो बहमनी साम्राज्य का संस्थापक कौन हुआ, अलाउद्दीन हसन बहमन शाह, या फिर जफ़र खान, या फिर हसन गंगू, तीनों एक ही व्यक्ति के नाम है, ठीक है। अब जो इसका शासनकाल है वो कब से कब तक रहा, 1347 ईस्वी से लेकर 1358 ईस्वी तक इन्हें शासन किया। लगभग 11 सालों तक इन्हें शासन किया। शासन ठीक ठाक रहा इसका। और उसके बाद इसने क्या किया था, जो गुलबर्गा नाम की जगह है तो उसको अपनी राजधानी बना लिया इसने, ठीक है। गुलबर्गा को अपनी राजधानी बनाया। और इसके अलावा ही इसने क्या किया, जो गुलबर्गा है उसका नाम इसने चेंज कर दिया। गुलबर्गा का क्या नाम कर दिया इसने, एहसानाबाद उसका नाम कर दिया, ठीक है। पूछा जा सकता है
कि बहमनी साम्राज्य में किसने गुलबर्गा का नाम एहसानाबाद कर दिया था, तो जफ़र खान, हसन गंगू या फिर अलाउद्दीन हसन बहमन शाह ने कर दिया था। ठीक है, एक ही व्यक्ति है, ध्यान रखेंगे, बार बार बताया जा रहा है। इसके बाद देखिए बहमनी जो साम्राज्य था वो काफ़ी विस्तृत था। ठीक है, जो दक्षिण का एरिया हो गया वहाँ पर तो क्या था, विजयनगर साम्राज्य, कृष्णा नदी की जो सीमा थी। उसके बाद जो ऊपर का एरिया हो गया भाई, पूरा कर्नाटक आ गया, यानी कर्नाटक का कुछ हिस्सा, महाराष्ट्र हो गया, जो वर्तमान में तेलंगाना है, ये जगह होगी सारी, आंध्र प्रदेश वगैरह, ये पूरा उसके अंदर आया करता था बहमनी साम्राज्य में। तो काफ़ी बड़ा साइज़ था इस पर, यानी कि राजपाट संभालना, उसको पूरे एरिया को संभालना इतना आसान नहीं था। तो प्रशासन को सुचारू रूप से चलाने के लिए इसने क्या किया था, जो भी साम्राज्य था पूरा बहमनी साम्राज्य, इसको 4 भागों में विभाजित कर दिया। ठीक है, अब देखिए 4 भाग कौन कौन से थे। पहला तो था गुलबर्गा, उसके बाद दौलताबाद, फिर बरार और बिदर। इन भागों के अंदर इसने विभाजित कर दिया और वहाँ पर जो भी किया हुआ अपने भाई सरदारों की नियुक्ति कर दी, जो कि वहाँ का प्रशासन देखा करते थे। अब जफ़र खान का जो था उसकी मृत्यु हो जाती 1358 ईस्वी में। उसके बाद उसने क्या किया था, जो उसका बेटा था जिसका कि नाम क्या था, मोहम्मद शाह नाम था, उसको अपना उत्तराधिकारी नियुक्त कर दिया। ठीक है, उसके बाद वो बना वहाँ का सुल्तान अगला। तो देखिए काफ़ी शासक हुए हैं इसके अंदर, 18 के करीब शासक हुए हैं बहमनी साम्राज्य में। तो कईयों का तो जो कार्यकाल है वो बेहद ही कम है, केवल किसी का कुछ माह का ही है, कुछ महीने का, किसी का कुछ वर्ष है। तो और लेकिन उन्होंने अपने जैसे शासनकाल के अंदर कोई महत्वपूर्ण कार्य भी नहीं किए कि जिसकी वजह से उनको याद किया जा सके। तो उनको पढ़ना इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट यहाँ पर नहीं है। तो यहाँ पर हम केवल उन्हीं शासक को देखेंगे जिनका कि कार्यकाल किसी न किसी दृष्टि से महत्वपूर्ण रहा और जहाँ से एग्जाम के क्वेश्चन बनने की अपार संभावनाएं रहती है। तो देखिए अब बहमनी जो साम्राज्य है उसके अंदर जो योग्य एक शासक हुआ था, जो कि सबसे विद्वान और काबिल राजा माना जाता है, वो कौन माना जाता है, फिरोज शाह। ठीक है, फिरोज शाह। इसके यानी कि इसके पहले भी शासक हुए होंगे लेकिन वो इतने इम्पोर्टेंट नहीं है। तो इसका जो शासनकाल है वो 1397 ईस्वी से लेकर 1422 ईस्वी तक रहा। काफ़ी लंबा राज किया, ठीक ठाक। अब इसके जो शासनकाल के देखिए क्या क्या इसके शासनकाल में कार्य हुए थे। तो एक तो क्या था, जो भीमा नदी है, दक्षिण के क्षेत्र में भीमा नदी है, तो भीमा नदी के किनारे पर इसने एक नगर की स्थापना की थी, जिसको कि किस नाम से जानते हैं, फिरोजाबाद नगर को, फिरोजाबाद के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो ये तो दक्षिण का नगर हो गया फिरोजाबाद। एक फिरोजाबाद अपने उत्तर में भी है, उसकी स्थापना किसने की थी, फिरोज शाह तुगलक ने। ठीक है, एक फिरोज शाह तुगलक ने कौन सा नगर बसाया था, फिरोजाबाद, वो अलग है। उसके अलावा जो दक्षिण के अंदर फिरोजाबाद की बात की जाए तो वो फिरोज शाह, जो कि बहमनी सल्तनत का सुल्तान था, उसके द्वारा बसाया गया था। और उसके बाद देखिए जो कि दौलताबाद है, जिसको कि देवगिरी के नाम से भी जाना जाता है। तो यहाँ पर क्या किया था, इसने एक वैधशाला की स्थापना की थी। ठीक है, वैधशाला यानी कि जो प्राचीन हुआ करते थे, यानी कि समय वगैरह के ज्ञान के लिए, खगोल शास्त्र के लिए, अध्ययन के लिए वैधशाला की इसने स्थापना कर दी। ठीक है, उसका निर्माण करवाया, इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा जो राजधानी, आपने पता ही है कि जो अलाउद्दीन बहमन शाह ने अपनी राजधानी किसको बनाया था, गुलबर्गा को बनाया था, और उसका नाम क्या चेंज किया था, एहसानाबाद। तो यहीं पर उसने एक मस्जिद का निर्माण करवाया था, जो कि स्पेन के अंदर एक मस्जिद है, कार्डोवा नाम है उस मस्जिद का। तो उस मस्जिद से यानी कि प्रेरित थी, उसी की तरह ही उसने वहाँ पर एक मस्जिद का निर्माण करवाया। ठीक है, तो ये काम इसने करवाया। इसके अलावा जब हमने ये पढ़ा था अपना विजयनगर साम्राज्य, वहाँ पर जब हमने अध्ययन किया था देवराय प्रथम का, तो उसके शासनकाल में हमने पढ़ा था कि भाई फिरोज शाह के आक्रमण से बार बार ये परेशान था देवराय प्रथम। तो इसने क्या किया था कि पारिवारिक रिश्ता कायम करने के लिए जो अपनी बेटी थी उसकी शादी इससे कर दी थी फिरोज शाह से, जिसकी वजह से क्या हुआ था कि यहाँ से बहमनी साम्राज्य से युद्ध का खतरा कुछ समय के लिए टल गया था। तो ठीक है, इंपॉर्टेंट ये रहा इसके शासनकाल में कि देवराय जो प्रथम की, जो कि विजयनगर साम्राज्य का सम्राट था, उसकी पुत्री से इसकी शादी भी हुई थी। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। अब देखिए फिरोज शाह का शासनकाल इतना ही था। उसके बाद जो महत्वपूर्ण शासक हुआ उसका नाम क्या था, अहमद शाह बहमनी के नाम से जानते हैं। ठीक है, अब इसने क्या किया था 1422 ईस्वी के अंदर, जो इसके बारे में अभी हमने पढ़ा है फिरोज शाह के बारे में, यानी कि फिरोज शाह बहमनी, तो इसकी हत्या कर दी 1422 ईस्वी में, और खुद क्या हुआ, वहाँ का बहमनी सल्तनत का सुल्तान बन गया। अब इसने सुल्तान बनते ही सबसे महत्वपूर्ण कार्य सबसे पहले क्या किया कि जो राजधानी, जो कि गुलबर्गा थी, जो किसने बनाई थी, अलाउद्दीन बहमन शाह ने बनाई थी, उसको क्या किया, गुलबर्गा से राजधानी हटाकर बीदर में स्थापित कर दिया इसने। ठीक है, राजधानी कहाँ बना लिया, गुलबर्गा से बीदर। क्वेश्चन आ जाए
कि किसने राजधानी गुलबर्गा से हटाकर बिदर में स्थापित कर दी थी, तो अहमद शाह बहमनी ने। ठीक है, और इसने जो बिदर को अपनी राजधानी बनाया और उसके बाद जो बिदर है उसका नाम भी चेंज कर दिया। क्या नाम कर दिया? मोहम्मदाबाद इसने नाम कर दिया बिदर का। तो ये काम किया। बाकी इसका जो शासनकाल है वो देखिए न्याय की दृष्टि से और वैसे भी यानी कि शांति प्रिय रहा था इसका शासनकाल। तो इसको किस नाम से भी जाना जाता है? इसको शाह वली के नाम से और संत अहमद के नाम से जाना जाता है। ठीक है, कई बार ये क्वेश्चन भी आया हुआ है एसएससी में कि सूफी जो आंदोलन के अंदर जो है वली शब्द का क्या मतलब है। तो वली का मतलब क्या होता है? संत नाम होता है। ठीक है, संत होता है। उसके अलावा दूसरा क्या नाम होता है? एक होता है मुरीद। तो मुरीद क्या होता है? यानी कि शिष्य। तो इसको किस नाम से जाना जाता है? संत अहमद या फिर शाह वली के नाम से जाना जाता है। ठीक है, महत्वपूर्ण बातें इन दोनों के बारे में कि एक तो बिदर को राजधानी बनाया, उसके अलावा क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है डायरेक्ट कि बहमनी सल्तनत के अंदर संत के नाम से किसको जाना जाता है? अहमद शाह बहमनी को। ठीक है, ये इसकी महत्वपूर्ण घटनाएं होगी। इसके बाद देखिए एक अन्य शासक भी बना था जिसका कि क्या नाम था? अलाउद्दीन हुमायूं। ठीक है, 1458 से लेकर 1461 ईस्वी तक। शासनकाल का जो समय है वो याद रखना इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बाकी इनके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बातें वो मैं आपको बता रहा हूँ। अब जो अलाउद्दीन हुमायूं है इसको देखिए, इसके बारे में क्या मशहूर है कि इसको दक्षिण का या फिर दक्कन का क्या कहा जाता है? नीरो कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है? नीरो। अब नीरो कौन है? नीरो जो है ना भाई, रोमन जो साम्राज्य था हमारा, रोमन साम्राज्य है उसका अंतिम शासक था। और ये कैसा शासक था? बहुत ज़्यादा सनकी, क्रूर और बेहद ही घटिया किस्म का शासक था। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो अलाउद्दीन हुमायूं वो भी कैसा था? क्रूर शासक था। तो इसीलिए इसको क्या कहा जाता है? दक्षिण का नीरो कहा जाता है। ठीक है, तो ये बात होगी इसके बारे में। उसके बाद जो अगला शासक है वो है मोहम्मद बहमनी शाह तृतीय। ठीक है, मोहम्मद बहमनी शाह तृतीय 1463 से लेकर 1482 ईस्वी तक। इसके शासनकाल में क्या हुआ था कि एक देखिए हीरे का एक व्यापारी रहा करता था। ठीक है, इसके दरबार में हीरा जो होता है, डायमंड का एक व्यापारी रहा करता था जिसका कि नाम क्या था? महमूद गवा नाम था। ठीक है, उसका इसने क्या किया था? जो महमूद गवा है ना, उसको ख्वाजा जहान की उपाधि देकर अपना प्रधानमंत्री नियुक्त किया था। ठीक है, किसने? मोहम्मद बहमनी शाह थर्ड ने ये काम किया। इसके अलावा इसने देखिए अनेक सैन्य अभियान किए थे जो कि बेहद सफल रहे थे। इसने क्या किया था? अपने शासनकाल में जो बहमनी साम्राज्य उसकी सीमा को काफ़ी विस्तृत कर लिया था। ठीक है, मालाबार तट से लेकर यानी केरल वाले तट से लेकर जो कोरोमंडल तट बोलते हैं तमिलनाडु वगैरह का, वहाँ तक विस्तृत कर दिया था। तो ये काम इसने किया था। इसके अलावा शिक्षा के क्षेत्र में इसने काफ़ी ज़्यादा योगदान दिया था। तो इसके शासनकाल में क्या हो गया था? जो बिदर है यानी कि देखिए राजधानी अब क्या चल रही है? बिदर। पहले क्या थी? गुलबर्गा। तो बिदर क्या बन गई थी? शिक्षा का केंद्र बन गई थी। ठीक है, तो इसका जो शासनकाल है वो काफ़ी अच्छा माना जाता है, या भाई कहिए स्वर्णिम शासनकाल माना जाता है। ठीक है, उसका बहमनी साम्राज्य का। तो ये काम इसने किया। इसके बाद जो शासक है उसका नाम है शमसुद्दीन मोहम्मद तृतीय। शासनकाल 1463 से लेकर 1482 ईस्वी तक। इसके शासनकाल में कुछ नहीं हुआ, केवल एक घटना हुई थी कि रूस का एक यात्री था जिसका नाम क्या था? निकितिन नाम था। ठीक है, निकितिन नाम था। उसने क्या किया था? बहमनी साम्राज्य की यात्रा की थी। ठीक है, तो क्वेश्चन डायरेक्ट बन सकता है कि जो निकितिन है वो कहाँ का, कौन से देश का यात्री था? तो रूस का यात्री था। ठीक है, किसके शासनकाल में आया था भारत के अंदर? तो बहमनी साम्राज्य की यात्रा की थी। और किसके शासनकाल में ये की थी? शमसुद्दीन मोहम्मद तृतीय के शासनकाल में। ठीक है, ये महत्वपूर्ण रहा। उसके बाद देखिए जो अगला शासक है उसका नाम है महमूद शाह बहमनी, जिसका कि शासनकाल है 1482 ईस्वी से लेकर 1518 ईस्वी। तो ये क्या था? बहुत ज़्यादा अयोग्य और शक्तिहीन शासक था। किसी किस्म का कोई भी टैलेंट नहीं था इसके अंदर। तो इसके शासनकाल में क्या था? इसके दरबार के अंदर एक तुर्क सरदार रहा करता था। तो उसने क्या किया था? जिसका कि नाम क्या था? अमीर अली था। ठीक है, अमीर अली वरीद। तो उसने क्या किया था कि सारा जो है अपनी जो शासन चलाने की जो भी शक्तियाँ वगैरह थी वो अपने अधिकार में ले ली थी उसने। ठीक है, प्रधानमंत्री बन बैठा था। और इस व्यक्ति को किस नाम से जाना जाता है? दक्कन की लोमड़ी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, याद रखेंगे कि बहमनी साम्राज्य के अंदर निम्नलिखित में से किसको यानी दक्कन की लोमड़ी की उपाधि दी गई है? तो अमीर अली वरीद को दी गई है। ठीक है, तो इसके बाद में जितने भी उत्तराधिकारी आए तो उनके शासनकाल में किसका हस्तक्षेप होता था? ये इसी व्यक्ति का ही होता था, दक्कन की लोमड़ी का, यानी कि अमीर अली वरीद का। ठीक है,
तो इसका बहुत ज़्यादा हस्तक्षेप चलता था उस समय के अंदर। और इसके शासन में क्या हुआ देखिए, जो बहमनी साम्राज्य है वो बंटना शुरू हो गया। ठीक है, आपको पता ही है बहमनी साम्राज्य के कई टुकड़े हो गए थे, जिनके अंदर की बीजापुर, गोलकुंडा, बरार, अहमदनगर, ये सब क्या हुआ था, बहमनी सल्तनत से अलग हो गए थे। ठीक है, तो ये हो गए। अब जो बहमनी राज्य जो बच गया था वो खाली नाम मात्र का बच गया था, कि केवल जो अपनी उसकी जो राजधानी थी बरार वाला क्षेत्र, कि बीदर वाला क्षेत्र, तो बीदर के आसपास ही सिमट कर ये रह गया था। तो ये इसके शासनकाल में हुआ था, कि महमूद शाह बहमनी के शासनकाल में। तो ये मैं आपको कुछ शासक बता रहा हूँ। वैसे काफ़ी शासक हुए थे, 17-18 करीब, 150 वर्षों के अंदर चेंज हुए इतने। तो कईयों का शासनकाल तो बेहद कम है, किसी का लंबा भी है, तो कोई महत्वपूर्ण घटना नहीं है जिसकी वजह से उनको याद किया जा सके। यहाँ पर आपको केवल वही बताया जा रहा है जो कि महत्वपूर्ण है, एग्जाम में क्वेश्चन बनने की जहाँ से संभावना है। चलिए देखते हैं और कोई अन्य शासक। उसके बाद देखिए, आपसे पूछा जा सकता है कि जो बहमनी साम्राज्य है उसका अंतिम शासक कौन था, तो वो कौन था, कलीमुल्ला नाम था। ठीक है, कलीमुल्ला इसका बहमनी साम्राज्य का अंतिम शासक था। अब हम पढ़ने वाले हैं कि अभी बात हमने की थी कि जो बहमनी साम्राज्य है वो टुकड़ों में बंट गया था। तो बहमनी साम्राज्य का विघटन देखेंगे कि किस तरह से वो कितने टुकड़ों में विभाजित हो गया और कौन कौन से स्वतंत्र राज्य बने बहमनी साम्राज्य से। तो देखिए, पहला जो क्षेत्र अलग हुआ था बहमनी साम्राज्य से वो कौन सा था, बरार नाम था। ठीक है, तो अगर आपसे पूछ लिया जाए कि बहमनी सल्तनत के अंदर से सर्वप्रथम यानी कि आज़ाद होने वाला पहला जो है कौन सा वो था, क्षेत्र था, तो बरार सबसे पहले स्वतंत्र हो गया था। ठीक है, अब बरार को स्वतंत्र किसने करवाया था, ये तो इसका नाम था फ़तेह उल्ला इमाद शाह। ठीक है, फ़तेह उल्ला इमाद शाह, इसने इसको बरार को स्वतंत्र करवा लिया। और देखेंगे कि जो बरार वाला क्षेत्र है वहाँ पर अपने वंश की स्थापना कर दी, जिसको कि इमाद शाही वंश के नाम से जाना जाता है। जैसे कि भाई मुग़ल वंश हो गया, गुलाम वंश आपने पढ़े होंगे सब, उसी तरीके से बरार के क्षेत्र में कौन सा वंश चला करता था, इमाद शाही वंश चला करता था। ठीक है, और बाद में ये चलता रहा बरार 1574 ईस्वी तक। उसके बाद क्या हुआ था कि जो अहमदनगर है, अभी आप पढ़ेंगे कि यहाँ से अहमदनगर भी निकला था बहमनी साम्राज्य से। तो 1574 ईस्वी में क्या हुआ था, इसका विलय हो गया था बरार का, कहाँ पर, अहमदनगर के अंदर। और बरार के बारे में एक बात और भी आप याद रखेंगे कि जो ये युद्ध हुआ था, तालीकोटा का युद्ध आपने पढ़ा था, 1565 ईस्वी के अंदर हुआ था। तो बरार वाला जो क्षेत्र उसने क्या किया था कि तालीकोटा के युद्ध के अंदर इसने पार्टिसिपेट नहीं किया था। ठीक है, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। उसके बाद जो दूसरा राज्य यहाँ से अलग हुआ था वो था बीजापुर। बीजापुर जो अलग किया था वो किसने किया था, यूसुफ आदिल शाह के द्वारा अलग किया गया था। 1489 ईस्वी की बात है ये। ठीक है, 1489 ईस्वी के अंदर यूसुफ आदिल शाह ने अलग किया था। और उसने किस वंश की स्थापना की, आदिल शाही वंश की। अब ये वंश का नाम है आदिल शाही। ठीक है, नाम सबके यही होते थे, नाम के पीछे यही लगा होता था। जो बीजापुर के शासक होते थे आदिल शाह, जैसे कि यूसुफ आदिल शाह हो गया, अली आदिल शाह हो गया, इस्माइल आदिल शाह हो गया। ठीक है, तो आप कहीं सोचे भाई ये तो इसकी काल की घटना थी, तो इसके समय काल में कैसे हो गई, तो नाम में कन्फ्यूजन रह सकता है। लेकिन सबके नाम के पीछे क्या लगा होगा, आदिल शाह, क्योंकि आदिल शाही वंश से संबंधित है। ठीक है, नाम इनके अलग अलग है, यूसुफ आदिल शाह अभी मैंने बताया एग्जाम्पल। तो ये हो गया। इसके अंदर जो महत्वपूर्ण शासक था वो कौन था, इब्राहिम आदिल शाह था। ठीक है, शासनकाल 1534 से लेकर 1558। याद रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसने क्या किया था, जो दक्षिणी उर्दू है, दक्षिण की जो उर्दू है उसको अपनी राजभाषा बनाया था। कहाँ की, बीजापुर की राजभाषा बनाया था इसने। ठीक है, इब्राहिम आदिल शाह ने। उसके अलावा 1510 ईस्वी के अंदर देखिए, जो यूसुफ आदिल शाह है उससे पुर्तगालियों ने गोवा छीन लिया था। ये भी एक महत्वपूर्ण घटना, नोट कर ले। 1510 में क्या हुआ था कि गोवा छीन लिया था पुर्तगालियों ने। ठीक है, यूसुफ आदिल शाह से, ये है। उसके बाद देखिए, ये जो बीजापुर है इसका अंत कैसे हुआ कि 1686 ईस्वी के अंदर, आपको पता ही है ये जो टाइम है किसका चल रहा है, औरंगजेब का चल रहा है, दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत। तो उसने क्या किया था कि ये जो बीजापुर वाला क्षेत्र है इसको मुग़ल सल्तनत के अंदर विलय कर लिया था, मिला लिया था। ठीक है, औरंगजेब काफ़ी शक्तिशाली सम्राट था। इसने देखिए जो नीचे का दक्षिण का एरिया भी जीत कर अपने अंदर मिला लिया था, यानी खूब ज़्यादा बढ़ाया था मुग़ल साम्राज्य को। तो बीजापुर का अंत कैसे हुआ, 1686 ईस्वी में औरंगजेब के द्वारा मुग़ल साम्राज्य के अंदर मिला लिया गया। उसके बाद जो मोहम्मद आदिल शाह है, एक इसके आदिल शाही वंश का एक शासक है, यानी कि बीजापुर का ही। इसने देखिए खुद के एक मकबरे का निर्माण करवाया था, जिसे कि गोल गुम्बज कहा जाता है। ठीक है, और ये इसके गुम्बज के बारे में विशेषता है कि भारत का सबसे बड़ा गुम्बज है।
बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि गोल गुंबज कहाँ पर है, डायरेक्ट पूछा जा सकता है आपसे। गोल गुंबज कहाँ पर है? बीजापुर के अंदर है, ठीक है। और बीजापुर कहाँ पर है? कर्नाटक के अंदर है, ठीक है। यानी कि ये क्वेश्चन आ जाता है कई बार, यानी कि आप यही समझिए किससे आया, ये बहमनी साम्राज्य से आया। गोल गुंबज कहाँ पर हो गया? कर्नाटक, बीजापुर के अंदर। निर्माण किसने करवाया था? मोहम्मद आदिल शाह ने करवाया था, अपने जीवित रहते हुए ही करवा दिया था खुद का मकबरा। और आपसे पूछा जा सकता है कि भारत का जो सबसे बड़ा गुंबज कौन सा है, तो वो गोल गुंबज ही है, ठीक है। ये महत्वपूर्ण इसके बारे में। उसके बाद जो अन्य राज्य स्वतंत्र हुआ था उसका नाम है अहमदनगर, ठीक है। अहमदनगर जो अभी आपने पढ़ा था कि बरार का इसके अंदर विलय हो गया था 1574 ईस्वी में अहमदनगर का। लेकिन जो अहमदनगर है वो 1490 ईस्वी के अंदर स्वतंत्र हुआ बहमनी साम्राज्य से। और स्वतंत्र किसने किया था? मलिक अहमद ने किया था, ठीक है। और यहाँ पर कौन सा राजवंश चलता था? निजाम शाही। यहाँ पर निजाम शाही चला करता था। इसके बाद 1636 ईस्वी में क्या हुआ था कि ये जो अहमदनगर सल्तनत है इसको मुग़ल साम्राज्य के अंदर मिला लिया गया। अब आप बताइए कि जो 1436 ईस्वी का टाइम है वो किसका रहा होगा? वो रहा था शाहजहाँ का, ठीक है। तो शाहजहाँ के शासनकाल में क्या हुआ था कि जो अहमदनगर है उसको मुग़ल साम्राज्य के अंदर मिला लिया। 1574 में क्या हुआ कि जो बरार था वो अहमदनगर में आ गया था, और उसके बाद अहमदनगर मुग़ल सल्तनत के अंदर चला गया, ठीक है। तो ये काम हो गया। उसके बाद देखते हैं अन्य कौन से राज्य हुए स्वतंत्र। देखिए उसके बाद है गोलकुंडा। गोलकुंडा जो वर्तमान में आंध्र प्रदेश के अंदर या तेलंगाना के अंदर जो हैदराबाद वाला क्षेत्र है वो उस समय का क्षेत्र होगा गोलकुंडा। इसकी जो स्थापना की थी वो किसने की थी? कुली शाह के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। कब? 1512 ईस्वी के अंदर की। और यहाँ पर जो राजवंश राज करता था उसका नाम क्या था? कुतुब शाही राजवंश हुआ करता था, ठीक है। उसने शासन किया। इसका जो महत्वपूर्ण एक सुल्तान हुआ उसका नाम था मोहम्मद कुली। 1580 से लेकर 1612 ईस्वी तक उसने शासन किया। अब मोहम्मद कुली ने कई इंपॉर्टेंट काम करवाए जिनसे कि आज भी क्वेश्चन डायरेक्ट पूछे जाते हैं, किसी भी एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं कि हैदराबाद जो है उसकी स्थापना किसने की थी? मोहम्मद कुली खान ने की थी, ठीक है। हैदराबाद की स्थापना की इसने। हैदराबाद कौन सी नदी के किनारे बसा हुआ है? मूसी नदी के किनारे, ठीक है, याद रखेंगे। उसके अलावा जो हैदराबाद का जो भाई दिल है, हार्ट है, जो वहाँ की महत्वपूर्ण चीज़ है जिसकी वजह से कि हैदराबाद को जाना जाता है वो क्या है? हैदराबाद की बिरयानी नहीं, वहाँ पर है एक चार मीनार, ठीक है। वो पहचान है हैदराबाद की। तो चार मीनार का निर्माण करवाया इसने। पूछा जा सकता है कि पूछा क्या जा सकता है? पूछा जाता है कि चार मीनार का निर्माण किसने करवाया था? तो मोहम्मद कुली ने करवाया था। और कहाँ पर है चार मीनार? हैदराबाद के अंदर है। इसके अलावा देखिए इसको क्या माना जाता है? जो दक्खन उर्दू है ना, थोड़ी देर पहले जिक्र किया था, तो दक्खनी जो उर्दू है उसका जन्मदाता भी कहा जाता है इसको, ठीक है। और इसी उर्दू के अंदर, दक्खनी उर्दू के अंदर ही क्या किया इसने? एक काव्य संग्रह की रचना भी की है, ठीक। कोई रचना लिखी है इसने दक्खनी उर्दू के अंदर। और देखिए जो गोलकुंडा है इसका अंत कैसे हुआ कि 1687 ईस्वी के अंदर, जो कि समय काल है किसका? औरंगजेब का। तो औरंगजेब ने क्या किया था? इसका विलय कर लिया था मुग़ल सल्तनत के अंदर। कब? 1687 ईस्वी में। बताया ना औरंगजेब काफ़ी खतरनाक आदमी था, पूरा ये जीत लिया था। उसके बाद अब जो लास्ट बच गया वो है बीदर। बीदर के बारे में कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, बस इसकी जो स्थापना है वो किसने की थी? कासिम बरीद ने की थी। 1492 ईस्वी में ये अलग हुआ था। तो सबसे इम्पोर्टेंट कई क्वेश्चन बन गए यहाँ से कि सबसे पहले कौन स्वतंत्र हुआ था? बरार हुआ था, ठीक है। तो ये हो गया फ्रेंड्स आज का टॉपिक। अब थोड़ा सा मैं मैप के माध्यम से आपको बता दूं कि भाई क्या क्या पोजीशन थी उस समय के अंदर, क्या लोकेशन रही होगी, ठीक है। तो ये देखिए गुजरात हो गया, ये उस समय का मैप बना रहे हैं। मैं आपको दिखा देता हूँ कि ये उस समय का भारत, यहाँ पर नीचे श्रीलंका हो गया। तो देखिए जो ये नीचे का एरिया था दक्षिण का, ठीक है, केरल है यहाँ पर, तमिलनाडु वगैरह ये क्षेत्र हो गया। ये कौन सा था? ये यहाँ पर था विजयनगर था, ठीक है। ये विजयनगर वाला एरिया हो गया, पढ़ा है हमने डिटेल से। उसके बाद उड़ीसा के अंदर आपको पता है कि कौन से शासक हुआ करते थे? यहाँ पर गजपति हुआ करते थे, ठीक है। यहाँ पर उड़ीसा में हो गए गजपति। उसके बाद ये जो क्षेत्र बच गया ना, ये महाराष्ट्र का आ गया, कुछ कर्नाटक का, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश, ये क्षेत्र कौन सा हुआ करता था? यही था बहमनी साम्राज्य, ठीक है। ये पूरा बहमनी साम्राज्य है। अब देखिए बहमनी साम्राज्य जो है उसके बीचों बीच क्या हुआ करता था? बीदर, ठीक है, ये बीदर हो गया। उसके बाद बीजापुर का आप नाम सुन रहे हैं तो ये हुआ करता था यहाँ पर बीजापुर,
ठीक है, क्या हो गया, ये बीजापुर हो गया। उसके बाद जो ये एरिया आ गया यहाँ पर, ये ए लिखा है, तो ये कौन सा एरिया हो गया, ये अहमदनगर, अहमदनगर वाला एरिया हो गया। ठीक है, और ये थोड़ा सा ऊपर का क्षेत्र है, ये कौन सा है यहाँ पर, ये वाला बरार का क्षेत्र है। ठीक है, बरार। और ये जो बच गया ये कौन सा होता था, बीदर तो यहाँ हो गया, ये गोलकुंडा है नीचे। ठीक है, जो बच गया गोलकुंडा। और उसके बाद दिल्ली के अंदर आपको पता ही है कि लोधी चल रहे हैं, राजस्थान वाले एरिया में राजपूताना का शासक है। और यहाँ अफगानिस्तान वाले एरिया में बाबर है, जो कि तैयारी कर रहा है भारत पर आक्रमण की, और 1519 में उसने पहली बार आक्रमण किया था भारत पे। तो ये हो गया, समझ गए मैप से आप। एक बार खाली मैं आपको ये समझा देता हूँ कि जो एरिया कौन सा है, जो कि खाली बहमनी सल्तनत का जो एरिया था। ठीक है, मैप में तो मैंने पोजीशन दिखाई दी, तो ये बहमनी वाला क्षेत्र है। ठीक है, नीचे कौन टच कर रहा है, नीचे तो है विजयनगर। ठीक है, ऊपर यहाँ जो उड़ीसा हो गया वहाँ पर है गजपति शासक। ठीक है, बहुत पढ़ा आपने विजयनगर साम्राज्य के अंदर। तो देखिए यहाँ पर है, सबसे पहले तो है अहमदनगर। ठीक है, अहमदनगर हो गया यहाँ पर। और बीचों बीच क्या था, बीचों बीच है बीदर, बीचों बीच बीदर हो गया। उसके बाद जो नीचे का एरिया आ गया ये हो गया बीजापुर। ठीक है, और बीजापुर के अंदर क्या, यहाँ पर क्या है, गोवा, जो कि 1510 ईस्वी में छीन लिया गया था पुर्तगाली। पुर्तगाली यहाँ पर जम गए थे, उसके बाद 1961 में ही गए थे। ठीक है, बीदर हो गया। और ये तेलंगाना और आंध्र प्रदेश वाला एरिया है, यहाँ पर क्या हो गया आपका, गोलकुंडा। ठीक है, ये गोलकुंडा हो गया। और एक जो बच गया बरार, तो ये हो गया बरार आपका। ठीक है, ये था कुछ ऐसा बहमनी साम्राज्य। तो फ्रेंड्स, ये था बहमनी साम्राज्य, पूरा डिटेल से पढ़ाया गया है, आपको यूट्यूब की हिस्ट्री में कहीं भी नहीं मिलेगा इतने डिटेल से। तो अगर वीडियो पसंद आया तो आप क्या करेंगे, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।